हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। पिछले वीडियोस में आपने देखा था एरोमेटिसिटी और उसके कैरेक्टर्स के बारे में और एनुलिन्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होता क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड जनरली आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन माय प्रीवियस वीडियो that such type of compound which follows the Craig's rule or which follow the Haeckel's rule, so on. Haeckel's rule or molecules containing 4n plus 2 pi electrons and also having the continuous delocalization of pi electrons, cyclic, monocyclic and planar. They have so all these properties belongs to the aromaticity. But generally in case of polycyclic aromatic compounds, Haeckel's rule are not followed by them. It is based on totally Craig's rule. I have told you Craig's rule depending upon the number of pi bonds. If the number of pi bonds are even in the ring, the molecule will be anti-aromatic. Otherwise, if the pi bonds are odd in the ring, the molecule will be aromatic. So in aromatic compounds such as naphthalene, anthracene, phenanthrene, pyrene, ऐसे बहुत सारे aromatic compounds in which aromatic rings share at least one side are known as polycyclic aromatic compound, जो अपने एक साइड्स को शेयर कर लेता है, जुड़ जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि फ्यूज्ड रिंग सिस्टम. This means polycyclic aromatic compounds are fused ring system compounds, and in these fused ring system compounds, the two benzene nucleus are fused with each other. In system of 6-membered aromatic rings, the principal canonical forms are usually not all equivalent. फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ नेप्थलीन, जैसे हम नेप्थलीन से अगर शुरू करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नेप्थलीन मालिक्यूल है इस तरह से, और यहाँ पर अगर हम इसका बना दें इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर का जस्ट रिजोनेटिंग फॉर्म बना दें यहाँ पर इस तरह से, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी बना सकते हैं लाइक दिस. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बोथ आर द रेजोनेंस फॉर्म ऑफ नेप्थलीन, बट दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नॉट रिसेंबलिंग विथ ईच अदर. इनके बीच में समानताएं नहीं होती. दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द पाई बॉन्ड्स. तो ड्यूरिंग जब ये फ्यूज्ड होते हैं तो इनका ओरिएंटेशन समवॉट चेंज हो जाता है, बट टोटल एरोमेटिसिटी इज नॉट डिस्ट्रॉयड इन द मॉलिक्यूल. सो और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें जो बॉन्ड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे नेफ्थलीन का मान लीजिए यहाँ 1 और यहाँ 2 कार्बन, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, ये समवॉट केसेस होता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड का, लेकिन सिंपली ये बाईसाइक्लिक रूल को फॉलो नहीं करता. ये बाईसाइक्लिक से जस्ट डिफरेंट होता है. और इनके बीच में जो है कुछ पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन, जिसको हम नॉन इक्विवेलेंसी कहते हैं, वो कैरेक्टर्स जो है डेवलप हो जाता है इनके बीच में, पार्शियल बॉन्ड फिक्सेशन जिसको बोला जाता है. तो इस तरह से हम जो है पहला पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन करेंगे एंथ्रासीन के बारे में. तो ये हमारा एंथ्रासीन, यहाँ आप देख सकते हैं कि एंथ्रासीन इज अ लीनियर ट्राइसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें 3 हाइड्रोकार्बन रिंग जिस बेंजीन न्यूक्लियस आपस में जो है जुड़ा हुआ रहता है. सो इन विच 3 बेंजीन न्यूक्लियस आर फ्यूज्ड टुगेदर एट देयर ऑर्थो पोजीशन. It occurs in coal tars less than 1% and is isolated from the green aisle, that is called anthracenyl, and
some fractions of this coal tars are also distillated because that is containing some crude anthracene with impurities just like phenanthrene and carbazole. So there are some solvents are used to eliminate these impurities by dissolving them. For phenanthrene there is naphtha is used, and for carbazole the pyridine is used, and so the pure anthracene is obtained by the sublimation finally. So we come the next point of this is the nomenclature and isomerism. The first of all we see the nomenclature about this. तो जो लॉन्ग साइक्लिक चेन होती हैं किसी हाइड्रोकार्बन्स की, तो स्पेशली जो एरोमेटिक केसेस में है पॉलीसाइक्लिक, तो यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर्स एक तरह से नंबरिंग के थ्रू दिखाया गया है कार्बन एटम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन न्यूक्लियस फर्स्ट है, ये बेंजीन न्यूक्लियस थर्ड है। वी हैव टू स्टार्ट दिस नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वी हैव गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन दिस वे। तो पहली रिंग पर 1 2 3 पोजीशन और लास्ट रिंग पर 5 6 7 पोजीशन देते हैं, और बाकी जो 20 की रिंग होती है उसको लास्ट नंबरिंग दिया जाता है 9 4 9 एंड 10 एंड सो ऑन। मान लीजिए अगर हमारा ये 4 बेंजीन न्यूक्लियस की अगर इस रिंग है कुछ इस तरह से, तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ देंगे, 5 6 7 8 यहाँ देंगे, 9 10 और 11 12 यहाँ देते हैं, और इस तरह से इनकी जो है नंबरिंग प्रोसीड की जाती है कुछ इस तरह। और इसके बाद इसके पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया गया है। आप देख सकते हैं कि पोजीशंस जो है हमारा इसमें स्पेशली 1 2 3 4 जो नंबरिंग है, तो 1 और 4 पोजीशन अल्फा पोजीशन है, 2 3 पोजीशन बीटा पोजीशन। इन द सेम केसेस में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा 8 और 5 और 8 पोजीशन है वो अल्फा पोजीशन है, और 6 और 7 पोजीशन है वो बीटा पोजीशन है, और जो 20 का बचा लास्ट का वो 9 और 10 दिस इज गामा पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंथ्रासीन जो है ये लगभग 3 आइसोमेरिक फॉर्म आइसोमर्स फॉर्म कर सकता है, अल्फा बीटा और गामा। इस तरह से अगर देखा जाए तो टू द आइसोमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें जो है 3 तरह का आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, अल्फा आइसोमर, बीटा आइसोमर एंड गामा आइसोमर। तो यहाँ पे क्रमशः इसके एग्जांपल्स दिखाए गए हैं आपको, आप यहाँ देख सकते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड है, बीटा मिथाइल एंथ्रासीन है, और गामा ब्रोमो एंथ्रासीन है। 3 मॉलिक्यूल्स हैं स्पेशली इस केस के। और इसके जो सिंपली गामा पोजीशंस के देखे जाएं तो ये ज़्यादा एक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ज़्यादा एक्टिव माना गया है। तो आप देख सकते हैं कि 9 10 डाई ब्रोमो एंथ्रासीन का फॉर्मेशन और 2 6 एंथ्रासीन डाई सल्फोनिक एसिड का भी फॉर्मेशन लाइक दिस समवॉट अल्फा अल्फा के केस में। जैसे ये अल्फा अल्फा डाई बनाता है तो बीटा बीटा डाई बनाता है, गामा गामा डाई बनाता है। अल्फा बीटा गामा डाई बनाते हैं, बट इसमें जो गामा पोजीशंस है ये ज़्यादा फेवरेबल होता है, और ये आप देखेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। नाउ वी कम द सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन का जो सिंथेसाइजेशन किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन से। तो फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन आपको पता होगा कि फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन ये एक एसिटाइलेशन रिएक्शन है और एल्काइलेशन रिएक्शन है, दोनों है। तो इसमें जो सिंपली एल्काइलेशन कराया जा रहा है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में, और इसमें जो रिएक्टेंट लिया गया है वो बेंजाइल क्लोराइड है, तो सिंपली एराइल हैलाइड है। उसमें होता क्या, एल्काइल हैलाइड जो है, एल्काइल हैलाइड ये बेंजीन से रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है टॉलुइन का इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दिस इज द फ्रीडल क्रॉप एल्काइलेशन। तो सेम यहाँ पर चूंकि 2 एराइल हैलाइड लिया गया है बेंजाइल क्लोराइड के फॉर्म में और AlCl3 के फॉर्म में, आप दोनों देख सकते हैं कि 2 molecules of HCl are substituted from here and both the rings are fused with each other in this way,
here you see that 1CH3, एक Cl यहाँ से इस CH के साथ, एक Cl यहाँ से इस CH के साथ एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ देखिए 2HCl एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे देखिए थर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो गया और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है एंथ्रासीन का। दूसरा एग्जाम्पल है कि मेथिलीन डाइब्रोमाइड से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन लेकर के और 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन कराया गया है और पुनः यहाँ से HBr, यहाँ से HBr निकल जाता है, फिर यहाँ HBr और दोनों CH2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और इस तरह से फॉर्मेशन होता है एंथ्रासीन का। जस्ट नाउ कम द नेक्स्ट synthesization of this molecule, that is the acetyl tetrabromide. The reagent are used for this synthesis. This is the acetyl tetrabromide. The reaction are same just like before. 2 benzene nucleus or 2 benzene ring is fused, are treated with the acetylene tetrabromide in the presence of anhydrous AlCl3 and there is formation of anthracene polyaromatic compound. The most important synthesis, that is the thylic anhydride synthesis, and in this thylic anhydride synthesis here the number is next. Here you see that number 4. Here thylic anhydride is treated with benzene in the presence of anhydrous AlCl3. So first of all there is formation of orthobenzoyl benzoic acid, and this is converted into 9,10 anthraquinone, and which is just treated with zinc dust to form the finally anthracene. And the most important reaction which comes for the synthesis of anthracene, this is डील-सेल्डर रिएक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डाइन लिया गया 1,4-नेफ्थाक्विनोन लिया गया है। यहाँ पर ये है आपका 1,4-नेफ्थाक्विनोन और यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन है। तो होता क्या है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ अटैक करता है, दोनों के बीच में साइक्लाइजेशन एंथ्राक्विनोन बनता है जिसको ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन के थ्रू एंथ्राक्विनोन फॉर्मेशन होता है, जिंक डस्ट के थ्रू एंथ्रासीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद अगला रिएक्शन आता है जो होता है एल्ब रिएक्शन। तो एल्ब रिएक्शन में इसको एप्स रिएक्शन पढ़ा जाता है। इस रिएक्शन में जनरली होता क्या है कि आर्थोमिथाइल बेंजोफिनोन on strong heating at 673 to 723 केल्विन पर हीट किया जाता है आज एक तरह से। तो यहाँ फॉर्मेशन होता है एंथ्रासीन का, आर्थोबेंजोइल बेंजोफिनोन। दिस इज कॉल्ड इप्स रिएक्शन। इसे जो है इप्स रिएक्शन कहा जाता है। तो एक्चुअली दिस इज द सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन। वी हैव टू सिंथेसाइज बाय ऑल दीज मेथड्स। Now comes the second point, resonance structure of anthracene. This is the most important character which govern the aromaticity of anthracene molecule. Here you see that what happens in resonance structure. There are 1, 2, 3 and 4. There are 4 canonical structure of anthracene. If you take this resonance hybrid structure of anthracene is confirmed by the following observation. कि how we confirm that which canonical structure has the much more resonance energy than the first. But actually what happened, all these canonical structures are resembling with each other, that is resonating structure of each other. 1, 2, 3 and 4. So X-ray diffraction studies have shown that like नेफ्थलीन, जैसे अगर आपने नेफ्थलीन देखा होगा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें कार्बन बॉन्ड 1, 2 जो होता है वो
शार्टर होता है, नियर अबाउट समवॉट 137 pm होता है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और C2C3 जो बॉन्ड होता है 142 pm होता है। This difference in bond lengths can be easily explained in terms of its resonance structures 1 and 4. So C1-C2 bond is double in 3 structures 1, 2 and 3, while C2-C3 bond is doubly only in the structure 4. This implies that C1-C2 bond has 3/4 double bond character and hence should be shorter than C2-C3 bond, which has only 1/4 double bond character and hence is larger. So this molecule will be aromatic. The resonance energy of anthracene has been determined to be 351.5 kilojoule per mole, which is about 100.3 kilojoule per mole less than the combined resonance energy of 3 benzene nucleus. In other words, each rings on the average has a resonance energy of 117.17 kilojoule per mole, which is considerably less than that of benzene 150 kilojoule per mole or naphthalene 127 kilojoule per mole per ring. As a result, anthracene is much less aromatic than benzene and naphthalene and thus undergoes addition reaction relatively more easily than even naphthalene. It means इसमें रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाने के कारण इसकी जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी होती है वो बेंजीन और नेप्थलीन से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो रेजोनेटिंग करेक्टर इसमें कम होता है बेंजीन से भी और नेप्थलीन से भी, क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होती है। तो इसके नाते होता क्या है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी है एरोमेटिक कंपाउंड की, जैसे बेंजीन या नेप्थलीन, वो थोड़ी सी पुअर हो जाती है इन केस ऑफ एंथ्रासीन। और एंथ्रासीन जो है ये एडिशन रिएक्शंस जो है ये फेवर करने लगता है और एडिशन रिएक्शन भी देता है रेदर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ कम on the physical and chemical properties of anthracene. Anthracene is colorless crystalline solid, melting point near about 489 Kelvin. It forms shining flakes with blue fluorescence. It is insoluble in water, sparingly soluble in organic solvents like ether, alcohol, etc., but fairly soluble in hot benzene. And this is the somewhat physical properties of anthracene. But we have to see about the chemical reactions and chemical properties of anthracene. इनिशियली अगर देखा जाए तो जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है वो बेंजीन और नेफ्थलीन से एंथ्रासीन में थोड़ा कम होता है, लेकिन जो मोड ऑफ रिएक्शंस है, चाहे वो एडिशन रिएक्शंस हो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो with respect to नेप्थलीन एंड बेंजीन, इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बेटर होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रीज़न क्या होता है कि वी हैव टू सी इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वेयर 3 types of resonating structures are seen here. In the first cases you have see that the electrophile is attack on the first C1 carbon atom, in second case it attack on the C2 carbon atom, and in third case it attack on the C9 carbon atom. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है उसमें पहला जो केस आता है वो ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन करा गया है और ये Y प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चूँकि ये बेंजीन न्यूक्लियस और ये बेंजीन न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के रिसेंबलिंग है, तो जो भी अटैक होगा C1 C2 पर होगा और या फिर जो है 6 और 7 पर होगा, जैसे ये 6 और 7 तो दोनों सेम पोजीशन है, अल्फ़ा बीटा। तो तीसरा जो बचाव हमारा हो सकता है C9 पोजीशन पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इनके बीच में देखिए यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है लाइक दिस, कुछ इस तरह से। और सेकंड कार्बन एटम का जो है लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है
लेस, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है एक्चुअली, सॉरी, लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और फिर क्या होगा, फर्दर डिलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, और आप देख सकते हैं फोर्थ पोजीशन यहाँ पे पॉजिटिव हो जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड हो रहा है इन दिस केस में। और अगर हम नेक्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन प्रमोट कराएं तो एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए इसमें दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। C2 में देखा जाए, C2 के केस में तो यहाँ पर एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन अटैक C9 में अगर देखा जाए, थियरी से दैट, तो अगर 9 पोजीशन पर कराते हैं तो आप देख सकते हैं इस साइड का भी यहाँ अटैक हो सकता है डबल बॉन्ड का, और इस साइड का भी डबल बॉन्ड अटैक हो सकता है इसमें समवट। और इस तरह से फॉर्मेशन हो सकता है कि 9 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट या फिर 9-10 एडिशन प्रोडक्ट, ये दोनों फॉर्मेशन हो सकता है। तो अटैक एट C9 produces a carbocation in which two benzene rings are intact, whereas attack at C1 or C2 yields a carbocation in which a naphthalene moiety is intact। इसमें naphthalene moiety जो होती है वो intact करती है। So during the formation of carbocation in structure third, there is loss of only 50 kilocalorie energy taken place, but in above these two cases this is near about 96 kilocalorie energy is taken place for. So therefore carbocation third is more stable, that means third structure is more stable than carbocation first and second, and hence is more easily formed. This carbocation intermediate can then lose a proton to give the substitution product, or can add a nucleophile to give the corresponding addition product. Both you have seen these two cases here. One is the substitution product, other is the addition product, and so on. Some important reaction of anthracene are given below. Here you see that first of all we have to see about the electrophilic substitution reaction. When we comes in the point of electrophilic substitution reaction, we have to see all the electrophilic substitution reaction initially takes place at the position 9. In above cases you have to see that in the above diagram where C1, C2 and C9s are attacked one by one, and finally it has been seen that position 9 is more favorable with respect to electrophilic substitution reaction. So halogenation reaction takes place at this position. So first case we come to explain the halogenation reaction. Here you see that in case of halogenation, 9-10 addition product both comes to the substitution and addition taking place simultaneously. When you come to the addition reaction, then there is formation of 9-10 anthracene dichloride. Since in this reaction what happened, anthracene is treated with either chlorine in the presence of carbon disulfide, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एंथ्रासीन डाइक्लोराइड का 9-10, और जो फाइनली जो है हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 9 क्लोरोएंथ्रासीन में, और यहाँ पे एक HCl मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है, और ये जो है 9 एंथ्रासीन का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड स्टेज में देखा जाए अगर इसके नाइट्रेशन में, तो नाइट्रेशन जो है इनिशियली स्टार्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड कॉन्क नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, और पुनः फॉर्मेशन होता है 9 नाइट्रोएंथ्रासीन एंड 9-10 डाइनाइट्रोएंथ्रासीन. बोथ द प्रोडक्ट्स आर formed, 9 and 9-10 also both. Here you see that 9 and 9-10 both are formed. In case of sulfonation, when it is treated with concentrate H2SO4 and acetic anhydride, then there is formation of the reaction product is changed. There is formation of alpha anthracene sulfonic acid या 1 anthracene sulfonic acid and 2 anthracene sulfonic acid.
इसका फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि बनना चाहिए इसमें 9 पोजीशन पर अटैक करना चाहिए। विथ एक्सेस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 जब एक्सेस कर दिया जाता है तो 1,8 एंथ्रासीन डाइसल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और लो टेम्परेचर पे 2,7 एंथ्रासीन डाइसल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न है यहाँ पे कि अगर हम इसके सल्फोनिक ग्रुप के ओरिएंटेशन को देखें यहाँ पर, तो जैसे अगर आपको याद होगा नेफ्थलीन का, अगर आपको एग्जांपल याद होगा तो नेफ्थलीन का जब सल्फोनेशन कराया जाता है तो यहाँ SO3H 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड की जगह 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि पहले पोजीशन पर जो सल्फोनिक ग्रुप है ये बल्की ग्रुप है, और यहाँ इसके बीच जो 9 और यहाँ पे 10, इनिशियली 9 और 10 ये कार्बन है, 9 पोजीशन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जिसको पेरी हाइड्रोजन कहा जाता है, इनके बीच में थोड़ा सा एक बल्की ग्रुप के नाते उनके बीच में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस के नाते जो है ये अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए अल्फ़ा सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता नेफ्थलीन में, हमेशा बीटा का होता है, ये सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड हो जाता है। तो सेम यही केस यहाँ पर आता है कि जैसे ही 9 पोजीशन पर अगर जोड़ा जाए, यहाँ देखिए 9 पोजीशन पे जोड़ा गया है, तो जैसे ही 9 पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे पहले और यहाँ पर इसके 8वें दोनों हाइड्रोजन के बीच में देखिए पेरी हाइड्रोजन कहे जाते हैं, इनके बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है जिसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, और इसी स्टेरिक हिंड्रेंस के नाते जो है कि if the attack were take place in encounters only, no such steric hindrance is encountered when the attack occurs at C1 or C2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि C9 पे अटैक करा नहीं पा रही, ये स्टेरिक हिंड्रेंस देखा जा रहा है, जिसके कारण अगर हम 1 पे अटैक कराएं या 2 पे अटैक कराएं तो ये हिंड्रेंस जो है इनके बीच में नहीं होता है, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि इसमें जो सल्फोनेशन होता है उसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट में ओरिएंटेशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इन केस ऑफ एंथ्रासीन। नेक्स्ट रिएक्शन इज द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिससे कि आप बहुत ही पहले से परिचित हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, एसाइलेशन और एल्काइलेशन सिंपली। तो यहाँ पर जो एसाइलेशन रिएक्शन जिसे हम एस्टाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि एंथ्रासीन एसिटिल क्लोराइड से या एसाइल हैलाइड से AlCl3 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ 2 कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, एक एथिलीन डाइक्लोराइड यूज होता है, एक में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन यूज किया गया है। यहाँ पर 2 रिएक्शंस दिखाए गए हैं, यू कैन सी इन दीज 2 रिएक्शंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन यूज़ किया गया है और यहाँ पर जो है एथिलीन डाइक्लोराइड यूज़ किया गया है। तो होता क्या है, जब इन एथिलीन डाइक्लोराइड और एसिटिल हैलाइड और AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो 9 एसिटिल एंथ्रासीन का फॉर्मेशन होता है, और यह जब नाइट्रोबेंजीन के साथ कराया जाता है तो 1 एसिटिल एंथ्रासीन का फॉर्मेशन होता है। This effect of nitrobenzene in directing the orientation to one position has been explained on the steric grounds। ये स्टेरिक हिंड्रेंस के नाते होता है, इसमें भी सेम वही एप्लीकेशन लागू होता है जो सल्फोनेशन में लागू हुआ था। So we come to the next point, formylation, where the formyl groups are introduced in the benzene nucleus. Here you see that this reaction is also called Willsmeyer-Hack reaction to form 9 formyl anthracene in excellent yield। इसका जो yield होता है बहुत ही excellent होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये है आपका N फॉर्मिल N मिथाइल एनिलीन, इसको एनिलीन कहा जाता है, N फॉर्मिल N मिथाइल एनिलीन।
और जिसका रिएक्शन बेंजीन एंथ्रासीन से कराते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 फॉर्मिल एंथ्रासीन का फॉर्मेशन होता है, 84% यील्ड मिलता है इसका। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वेल्स-हेक रिएक्शन। तो ये एंथ्रासीन इस तरह से फॉर्मुलेशन रिएक्शन भी क्रिएट करता है। और फाइनली इसका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है क्लोरोमिथाइलेशन, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं there is formation of mixture of 9-chloromethyl anthracene and 9,10 dichloromethyl anthracene का formation होता है. This give the better yield. So all these reactions are related with the substitution reaction of anthracene. The next one is the addition reaction. तो anthracene एक इस तरह का पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलावा इसमें एडिशन रिएक्शंस भी होता है। तो जैसे एडिशन रिएक्शंस में कि इसमें जब एडिशन रिएक्शन क्रिएट होता है तो जो बीच की रिंग्स है हमारी 9th और 10th पोजीशन जो होता है, इसी पर अटैक कराया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस केस में यहाँ पर ये जो पोजीशन 9 और यहाँ पोजीशन जो 10 है, यही अटैक कराया गया है। तो ये है हमारा मैलिक एनहाइड्राइड, और मैलिक एनहाइड्राइड एक बेटर डाइनोफाइल होता है इन केस ऑफ डिल-सेल्डर रिएक्शन। और एंथ्रासीन एक हमारा जो है वो ब्यूटाडाइन की तरह रिएक्ट करता है, तो इसलिए एंथ्रासीन डिल-सेल्डर रिएक्शन देता है। तो इसमें होता क्या है कि 9th पोजीशन पर यहाँ से ये बॉन्ड जो है अटैक किया लाइक दिस समवट, ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करता है, ये फर्दर जाता है, ये फिर पाई बॉन्ड यहाँ अटैक कर देता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 9 और 10, यहाँ पोजीशन 9 और यहाँ पोजीशन 10, इनके साथ यहाँ 1 2 का एडिशन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये और यहाँ ये दोनों एक साथ जुड़ जाता है, और इस तरह से फॉर्मेशन होता है इंडो 9-10 एंथ्रासीन मैलिक एनहाइड्राइड का। इंडो और एक्सो, ये जो दो टर्म्स हैं वो तब यूज़ किए जाते हैं जैसे हमारा कोई बल्कि ग्रुप जुड़ रहा होता है और उसमें जो हमारा डबल बॉन्ड, मान लीजिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो ये हमारा एक इंडो जो है वो कन्फिग्रेशन होता है। और अगर ये उसके अपोजिट होता है तो ये हमारा एक्सो हो जाता है। तो सेम वही दिखाया गया है इस केस में कि यहाँ पे CS जो मैलिक एनहाइड्राइड है वह इस डबली बॉन्डेड सेम पोजीशन में ये अटैच्ड हो रहा है सेम साइड में। सो इस तरह से ये डिल-सेल्डर रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एडिशन जो है वो फोटोकेमिकल होता है, और फोटोकेमिकली ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 9 और 10, एक 9 से जुड़ जाता है, दूसरा 10 से जुड़ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और यहाँ फॉर्मेशन करता है 9-10 एंथ्रासीन पर ऑक्साइड इन लो यील्ड में। इसका यानी कहने का मतलब है कि उतना फेवरेबल रिएक्शन ये जो है क्रिएट नहीं करता है। अगला रिएक्शन है हमारा डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन में क्या होता है कि एंथ्रासीन मॉलिक्यूल को जब जाइलिन के साथ फोटोकेमिकली ट्रीट किया जाता है तो होता क्या है कि ये एंथ्रासीन इसका 9-10 तो ये इसका दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से डाइमेराइज हो जाता है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ एंथ्रासीन मॉलिक्यूल इसका ये 9 पार्ट सेम जस्ट 2 मॉलिक्यूल दूसरे का यहाँ आप देख सकते हैं इसके साथ इनका एक दूसरे से डाइमेराइजेशन हो जाता है जब इनको जाइलिन या और फोटोकेमिकली इंटरेक्ट कराया जाता है तो इस तरह से 9-10 डाई एंथ्रासीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एंथ्रासीन एक तरह डाइमेराइजेशन रिएक्शन भी
क्रिएट करता है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। Reduction reactions generally of anthracene can be readily reduced. The nature of the reduction products, however, depends upon the reducing agent used and the reaction condition employed for that. Some examples are represented here. Here you see that the first case, reduction of anthracene, when reduced with sodium and isopentyl alcohol or amyl alcohol, anthracene gives 9,10-dihydroanthracene, which is not fluorescent. This when heated to treated with conc H2SO4 losses a molecule of H2 to reform anthracene. तो यानी ये एक तरह से देखा जाए तो ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है कि जिसमें एंथ्रासीन को एमाइल अल्कोहल के साथ जब ट्रीट कराया जाता है तो 9,10 डाईहाइड्रोएंथ्रासीन का फॉर्मेशन होता है। 9 और 10 पोजीशन जो है रिड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही H2SO4 यूज़ करते हैं तो ये पुनः जो है क्या होता है, पुनः ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, किसमें, एंथ्रासीन में कन्वर्ट हो जाता है एक तरह से। दूसरा रिएक्शन इसका है कि एंथ्रासीन को जब निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट कराया जाता है तो देखिए सारे डबल बॉन्ड इसके रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ईच एंड एवरी डबल बॉन्ड्स ऑफ एंथ्रासीन हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पर हाइड्रोएंथ्रासीन, और यहाँ पे पर हाइड्रोएंथ्रासीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन है निकिल के प्रेजेंस में एंथ्रासीन का, तो देता है टेट्रा भी देता है, हेक्सा भी देता है, ऑक्टा भी देता है। यानी टेट्रा हेक्सा ऑक्टा, टेट्रा मतलब 2 होगा, हेक्सा मतलब फिर 4 होंगे, फिर ऑक्टा मतलब जो है सब हो जाएगा, लाइक दिस। और इसका जो है लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में और कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। तो जब हम सोडियम डाइक्रोमेट या क्रोमिक एसिड के साथ डाइल्यूट HNO3 के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और सिंपली एक्चुअली यहाँ देखा जाए तो H2SO4 और HNO3 is the better oxidizing agent. It has been, here we have to see that in this case here you see that here is taken dilute HNO3 and here is given H2SO4. So according to our point of view, HNO3 is the better oxidizing reagent than H2SO4. So for oxidation dilute HNO3 is used and it gives the 9,10 anthraquinone. And finally miscellaneous reactions, somewhat miscellaneous reactions are also given here. कि एंथ्रासीन में एक टेंडेंसी होती है पिक्रेट फॉर्मेशन करने की। पिक्रेट क्या होता है कि दिस इज़ द एक चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल CTC मॉलिक्यूल होता है जो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में फार्म होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंथ्रासीन हमारा डोनर है और ये पिक्रिक एसिड हमारा एक्सेप्टर है, और इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में चार्जेस का जो है वो डोनेशन हो जाता है। यानी जब हम रेजोनेंस दिखाते हैं पिक्रिक एसिड में तो इसका बेंजीन न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आउट ऑफ रिंग हो जाते हैं। एंथ्रासीन में क्या होता है, बेंजीन न्यूक्लियस निगेटिवली चार्ज दिखाया जाता है। तो इन चार्ज और चार्ज इनको जब दोनों को एक साथ लाया जाता है तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट होता है, और इस तरह से वहाँ पे ये जो है एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स भी कहा जा सकता है, और इस कॉम्प्लेक्स को एंथ्रासीन पिक्रेट कहा जाता है। तो इस तरह एंथ्रासीन में पिक्रेट फॉर्मेशन करने की भी टेंडेंसी होती है। तो जनरली ओवरऑल रिएक्शंस देखा जाए पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड से थोड़ा सा जस्ट
हट करके ये रिएक्शन देता है। जैसे सिंपली अगर एरोमेटिक कंपाउंड में आप देखें तो वहाँ एडिशन रिएक्शन का रेस्ट्रिक्शंस होता है, वो एडिशन रिएक्शंस का विरोध करता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है एडिशन रिएक्शन की, जहाँ भी एडिशन रिएक्शन होगा वो मॉलिक्यूल अनसेचुरेटेड हो जाएगा। तो चूँकि बेंजीन में भले डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो तो होता सेचुरेटेड ही है क्योंकि एडिशन रिएक्शन देता नहीं, और इसके सारे डबल बॉन्ड जो है सिंगल हो जाते हैं और सारे सिंगल डबल हो जाते हैं। कैसे? ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यही रीजन है कि यह एडिशन रिएक्शंस का विरोध करता है। लेकिन जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये सम व्हाट रिसेंबलिंग, तो अगर इस कैरेक्टर को पॉइंट ऑफ व्यू मान करके देखा जाए तो जो हमारा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है इस सम व्हाट अनसेचुरेटेड की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये दैट इज़ नॉट confirmed, ये confirmed नहीं है, this is the some hypothetical. So this overall is about the anthracene, कि how it is synthesized, how many types of reaction it gives and so on. Thank you.